हैं फिर इसके कई नाम है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसे हम कहते हैं। पहले ये रेगुलेट नहीं होता था, अब रेगुलेट होता है एएसएनपीओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ। एएस स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर। ये आईएएस क्यों नहीं बन सका? क्योंकि हर मुल्क के अंदर ये एनपीओ के अपने स्टैंडर्ड है, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस पे पॉसिबल नहीं है। और वैसे जरूरत ही हमें ही थी, इस स्टैंडर्ड की हमें ही जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लेम लग गया था इसका कि पाकिस्तान के अंदर जो एनपीओ हैं वो दहशतगर्दी के लिए फंडिंग वगैरह रेज करती हैं, तो इसलिए उनको किसी एक फंडामेंटल तरीके से उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई रूल्स होना चाहिए, कोई रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए इसकी। तो कहते हैं कि जनाब एनपीओ के में वो किस पर्पस के लिए हो सकते हैं, ये आप सबको पता है। कोई सोशल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, हेल्थ, चैरिटेबल या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके जरिए आप, और ये इसका मेन एक काम है कि उसमें कभी भी डिविडेंड आप किसी को पे नहीं कर सकते और ना ही किसी और को फायदा दे सकते हैं सिवाय एनपीओ के। एनपीओ का फायदा एनपीओ को मिलता है, कोई भी और अगर इसका मेंबर फायदा हासिल करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसमें जॉब करे और सैलरी के नाम से पैसा ले, या कोई ऐसी एक्टिविटी करे या उसके साथ कोई मार्केट ट्रेड करे, अदरवाइज इससे पैसा निकालने की इजाजत, जैसे डिविडेंड है, ड्राइंग्स हैं, ये यहां पर पॉसिबल नहीं होती। एनपीओ 4 तरह से हो सकते हैं, अंडर सेक्शन 42 कंपनी एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत, सोशल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत, और इसके अलावा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है। देखिए जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये पाकिस्तान के अंदर तो एक मेन बिजनेस है ना। मोस्टली लोग ये कहते हैं ना, किसी के लिए छत का इंतजाम करना, किसी के लिए घर बना देना, तो ये भी एक सवाब का काम है। तो हमने सवाब के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और जितनी हमें हाउसिंग सोसाइटीज की जरूरत ही नहीं है उतनी हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करके खड़ी कर दी हैं, और आने वाले 50 सालों में ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो चुकी हैं, आने वाले 50 सालों में भी ये कंप्लीटली यूजेबल कंडीशन में नहीं आए। इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता होता हूं बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन पता नहीं कब से डेवलप होना शुरू हुआ है और आज भी 100% नहीं है। 100, तो इसका जो रतबा है पता नहीं, ये तो चलो बैरियर टाउन एक रिकॉग्नाइज्ड नाम है, लोग नजर आते हैं, आते जाते भी हैं। ये एक एलडीए सोसाइटी है, ये जहां से यूसीपी से ज्यादा बिल्कुल हाँ, पता नहीं कितना रकबा उसने घेर के रखा हुआ है। अभी तो मैं अगर ऐसे झूठ मुंह से निकल जाए कि अभी मैंने करंटली वहां पर नहीं गया, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं वहां पर गया तो ओनली 20% आबादी है वहां पर। 20% अभी भी नहीं है, मतलब पूरी वो सोसाइटी का रकबा, ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हो चुका है, हो तो रहा ही है, क्या हो चुका है आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि ये तो मैं वो बता रहा हूं ना जो आप जानते हो। ये पिछले दौर में, खान साहब के दौर में, जब खान साहब ने कहा था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर पैसा लेकर आते हो तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया, तो उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा उठाया और हाउसिंग सोसाइटीज पे लगा दिया। एक छोटे छोटे गांव के बाहर लोगों ने 1-1 एकड़ की हाउसिंग सोसाइटी बना दी। मतलब अगर मैं देखूं कि हाउसिंग सोसाइटीज में तो 800 एकड़, 1000 एकड़ इस तरह से रकबा होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक, क्योंकि छोटा सा गांव था, वहां पर उसने क्या किया कि 5 एकड़ के बाहर एक दीवार लगा दी, ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी। तो पाकिस्तान का इतना ज्यादा रकबा हाउसिंग सोसाइटीज की नजर हो गया, जो कि कभी अब आने वाले 50 सालों में ये ना तो डेवलप होना है और ना ही इसके ऊपर प्रोडक्शन। तो हम इसलिए गंदम के लिए भी जलील हो रहे हैं, चीनी के लिए भी जलील हो रहे हैं। मतलब छोटे होते हम पढ़ते थे, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम छोटे होते पढ़े कि जी पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत की पैदावार के ऊपर डिपेंड करती है। अब ज़राअत की पैदावार ही गई, और ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ किसी को, ये नहीं कि सिर्फ आप बड़े लोगों की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी
हम इंडिविजुअल फायदे की बात करते हैं, मुल्क के फायदे की तो बात ही नहीं करते। किसी एक इंडिविजुअल बंदे को, एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आप एक मीटर रीडर को 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया, इवन के 1000 रुपया दे दो, वो आपकी मीटर की रीडिंग आगे पीछे वो कर देता है, जिससे पूरे मुल्क का नुकसान हो गया, सिर्फ 2 बंदों का फायदा हो, एक आपका, एक उस मीटर रीडर का। और फायदा भी कितना, चलो आपका तो ज्यादा फायदा हुआ होगा, उसका 100 रुपए का, 1000 का। एक रियलिटी बेस्ड मैं आपको चीज बताता हूं कि जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, कि एक मेरा दोस्त है, उसका ना हॉस्टल है, तो उसने मीटर रीडर से बात की हुई है कि जनाब उसका जो बिल आता है वो 60 या 70 हजार रुपया फिक्स है, और वो रज के एसी चलाते हैं सारे स्टूडेंट्स। वो भाई साहब बच्चों से एसी का पूरा यानी बिल चार्ज कर रहा है, और उसका अपना बिल जो कितना आ रहा है 60 से 70 हजार। वो तो टोटल बिल देता है, माजरत देता है बिल, असल में उसका जो बिल आता है वो 35 से 40 हजार आता है। वो बाकी के पैसे मीटर रीडर के होते हैं हर बिल में से। मतलब उसने 60-70 हजार रुपया देना है, चाहे बिल जितना मर्जी है, और उसका बिल जो आ रहा होता है वो कभी 35 हजार है, कभी 38, कभी 32, तो एवरेज 35 हजार है। अब देखिए वो एक इंसान, 2 इंसानों का फायदा हो गया। अब इन 2 इंसानों की खातिर जितना वो नुकसान हो रहा है एक सेक्टर का, एक डिपार्टमेंट का, वो कुछ सोच ही नहीं रहा। ये हमारे अंदर जो बेहिसी आ गई है ना, इस वजह से हमारा ना जो मुल्क है वो सर्वाइवल वाली को, तो कहते हैं ना कि जी वो बांग्लादेश ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो बांग्लादेश के लोग या हमारे लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मुल्क में भी ऐसे हैं, केपी कह के चले जाओ, हर बंदा एक्टिव, वो कहता है जी आओ तो सही जरा एक दफा आप हमारा साथ दो। आज केपी के सिंध बलूचिस्तान कहता है पंजाब हमारा साथ दे दे, आर्मी वापस ना चली जाए तो फिर क्या, वो कहते हैं, लेकिन हम साथ नहीं देते। हमने तो खान साहब को खुले लाइन लगवा दिया। वो 9 मई का वाकया हुआ, फिर खान साहब वो रेड लाइन किधर गई, पीली नीली होगी, काली होगी, खत्म हो गई, लेकिन वो तो हाँ आप डाला नहीं आएगा, वो आ भी जाए तो क्या होगा, सर जब आएगा फिर पता लगेगा। चले आगे हम अपना सवाल शुरू करते हैं, तो इसको मैं काट दूंगा। अच्छा, एक तो ये हो गया कि या तो ट्रस्ट एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट सेक्शन 42 के तहत, या फिर सोसाइटी एक्ट के तहत, या फिर कोई और रीजनेबल ग्राउंड के तहत आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ रजिस्टर्ड। इसमें बेनिफिट्स क्या है, टैक्स नहीं लगता। दूसरे ये है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए है, तो आप अपने वेलफेयर के लिए ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपके पास एक ट्रेडिंग एंटिटी है, उसमें एक फर्क है छोटा सा, ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी किसे कहते हैं, नॉर्मल बिजनेस। कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो ट्रेडिंग एंटिटी की सेम है लेकिन नाम चेंज है। जैसा कि ट्रेडिंग एंटिटी के अंदर आप एक वर्ड बोलते हो कैश बुक, एनपीओ के अंदर कैश बुक नहीं होता, बल्कि होता है रिसीट एंड पेमेंट। मतलब वही कैश बुक वाला फंक्शन होगा, और पेपर में सवाल आ भी सकता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, कि वो कहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब आप कैश डेबिट और कैश और बैंक क्रेडिट। उसके बाद दूसरे नंबर पर वहां पर जो आप इस्तेमाल करते हो ना, प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एनपीओ के अंदर ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनपीओ के अंदर नेट प्रॉफिट की जगह क्या इस्तेमाल होगा, सरप्लस, या इसका एक नाम और भी है, इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। और नेट लॉस का नाम क्या होता है, डेफिसिट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर इनकम। फिर उसके बाद
नया नाम का जो डिफरेंस है वहां पर आप बनाते हो एसपीएल या एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चीज वही है लेकिन उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एसपीएल का लफ्ज नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद यहां पर वर्ड बोला जाता है कैपिटल का, शेयर कैपिटल का। यहां पर कैपिटल का लफ्ज नहीं बोला जाता, यहां पर क्या बोला जाता है? फंड का लफ्ज। यहां पर बोला जाता है अक्यूमुलेटेड या जर्नल फंड, या बोला जाता है नेट एसेट्स। बातें सारी वही होगी जो आपको फाइनल कोड में करते हो, लेकिन नाम नहीं वो लिखने, नाम तो लिखोगे तो वो गलत कंसीडर होगा। फिर आप लोग एक पढ़ते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पेपर में इस दफा सवाल के आने के चांसेस भी हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो इक्विटी होती नहीं है, इसमें तो फंड होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। क्योंकि ऊपर ये देखो ना, इक्विटी को आप नेट एसेट कह रहे हो, तो क्या बोलेंगे इसको? पेपर में अगर ये सवाल आएगा वो कहेगा बनाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ओके की बात। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंस है तो यहां पर देख लो, ये हमारे पास हो गया नेट लॉस, हो गया इक्विटी, हो गया इक्विटी की चेंजिंग। स्पेसिफिक रिजर्व अभी इसकी बात रहने दे। हाँ, जो नेट प्रॉफिट में कोई फीस मिले, अच्छा इसके ऑनर्स या शेयर होल्डर होते हैं, इनके कौन होते हैं? ट्रस्टीज, स्पॉन्सर्स, डोनर्स। बस ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज होती हैं या ट्रेडिंग एंटिटीज होती हैं, इनकी सेल परचेज होती है। इनकी सेल परचेज नहीं होती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सेल परचेज कर रहे होते हैं और वो सर्विस मेन, ये भी डिफरेंस होता है। लेकिन ट्रेडिंग एंटिटी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, उसकी वो पैसे लेती हैं। ये तो हो गया ना बेसिक डिफरेंस। अब आ जाए फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले आपने नाम लिखना है उस एनपीओ का, फिर आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आप लिख लेना इनकम। मैक्सिमम 5 या 6 या 7 कह लो, मैक्सिमम इनकम होती है एनपीओ जो हमारे सिलेबस में आती। नंबर 1 कह लेते हैं, जो होती नंबर 1 है वो है सब्सक्रिप्शन। ये जो आप भी हर साल सब्सक्रिप्शन ही देते हैं, आप अक्सर मैसेज आता है कि सर ये एएसपी क्या है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, वो एएसएफ बल्कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी एएसएफ और इस दफा तो था भी 5000, अच्छा खासा लग रहा था। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, क्योंकि आप भी आई कैप के मेंबर हो, स्टूडेंट हो, बाद में मेंबर बन जाओगे। और मजे की बात यह है कि आपको ये सारी जिंदगी पैसे देने पड़ेंगे हर साल। हाँ, एक सूरत में छूट सकते हैं कि अगर आपने सीए छोड़ दिया या सीए करके आई कैप के मेंबर नहीं बनना चाहते, तो फिर वो है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप मेंबर नहीं होंगे। बट अगर आप आई कैप के मेंबर रहना चाहते हैं तो एज अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, जब मेंबर बन जाओगे तो फिर मेंबर। कॉलेज भी देते हैं, फर्म्स भी देती है, स्टूडेंट भी देते हैं। हालांकि गरीबों को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमसे भी सालाना ये 5000 ले रहे होते हैं। किसका? सब्सक्रिप्शन का?
मेंबरशिप का वही फायदा होता है कि अगर वो आप उसके बेनिफिट जो सिंपल इतने होते हैं कि आई कैप के जो अपनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या इनके अपने जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें आप वोटिंग करना चाहते हो तो फिर आप जैसे अगर प्रेसिडेंट बनना है आई कैप का तो आपको पता इलेक्शन होते हैं, तो उस इलेक्शन के लिए अगर आप मेंबर नहीं है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते फिर। तो अगर आप अपने मर्जी का वो मेंबर बनाना चाहते हैं तो फिर सबको वो मेंबर बनना पड़ता है। फिर दूसरा, अगर आप फर्म के अंदर बैठना चाहते हैं तो फिर तो आपको मेंबर लाजमी बनना पड़ता है। तो मेंबर होने के लिए, आई कैप का मेंबर होने के लिए बेनिफिट्स भी इतने ही होते हैं कि आई कैप के साथ जो अगर आपने कोई लेन देन रखना है या फर्दर, तो अदरवाइज अब जवाद साहब है ये नहीं देते, इन्होंने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवाई हुई है। वो कहता है जब मैंने आई कैप से कोई लेन देन नहीं रखना तो नहीं देते। तो ये हर किसी का अपना एक तरीका कार होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये ना हो कि हम भी नहीं देते तो ठीक है फिर पेपर ही ना दो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद नई चीज क्या आती है? डोनेशन है। उसके बाद यहां पर ना एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, यानी एनपीओ के अंदर एक ट्रेडिंग एक्टिविटी, मिसाल के तौर पर कैफे, इसकी अच्छी एग्जांपल यही बनती है कैफे, या ये जैसे हम कहते हैं पार्किंग एरिया, टक शॉप, तो वो तो कैफे, या अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसकी फार्मेसी। तो अगर उसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो उससे भी जो हमें पैसा वगैरह मिलेगा तो वो भी उसकी इनकम बन सकती है। उसके बाद यहां पर होती है मेंबरशिप फी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, बल्कि मेंबरशिप लिख दें बाकी तो हम देख, मेंबरशिप फी। अच्छा, मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन में फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन तो आपने एनुअल देनी देनी है, जो मेंबरशिप होती है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सालाना रिन्यू करवाते हैं एज अ मेंबर। जैसे हम लाइसेंस नहीं, वो जी 5 साल बाद रिन्यू होगा, जैसे आईडी कार्ड है 10 साल बाद आप सिटीजन खत्म हो जाते हो फिर दोबारा रिन्यू करवाते हो। मतलब आप अगर अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड बनवाते हो तो उसके ऊपर एक लाइफ लिखी होती है कि जी 10 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है, इसका मतलब है अब आप पाकिस्तानी नहीं रहे, दोबारा एक दफा दोबारा बने पाकिस्तानी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये है ना, वो पैसे इकट्ठे करने के ट्रिक्स होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मेंबरशिप फी होती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी पैसे कुछ लोग दे देते हैं कि वो लाइफ टाइम मेंबर बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सालाना 5 साल का वो रिन्यू होती रहती है। उसके बाद कोई इवेंट वगैरह करवाते हैं तो उसकी जो टिकट वगैरह आप बेचते हैं उसके ऊपर भी, इवेंट्स की टिकट्स वगैरह जो आप सेल करते हैं उसके ऊपर भी आपको जो रेवेन्यू आता है वो भी आपकी इनकम हो सकती है। उसके बाद अगर कोई आप टिकट वगैरह, तो ये फंक्शन ही हो गया ना, फंक्शन अगर आपने करवाया तो उसके ऊपर अगर आपको कोई, हाँ, इसके अलावा अदर इनकम भी कोई हो सकती है। वो अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? जैसे गेन ऑन डिस्पोजल है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपने कोई मेहमान गेस्ट बुलाया तो लोग आए, लोग उसको देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए, तो वहां पर आपने जो फंक्शन परफॉर्म करवाया उसमें आपको कोई इनकम होगी, या वो जाते हुए भाई साहब कोई डोनेशन वगैरह देके चला गया, वो जो आपने चीफ गेस्ट बुलाया था, तो वो सारे के सारे इसके इनकम के सोर्स है। मेन इनकम जो इसकी है ना वो 4 ही है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ट्रेडिंग एक्टिविटी, मेंबरशिप। इसके अलावा भी जो भी इनकम होगी वो सवाल के अंदर आपको पता चल जाएगा ये इसकी इनकम है। जैसे अगर आपकी एनपीओ है और आपने कोई रेंट पे चीज दे दी, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो अपने ग्राउंड्स फंक्शंस के लिए रेंट पे दे देते हैं, टीयू फंक्शंस के लिए, यानी अगर आपने क्रिकेट मैच करवाना तो वो रेंट पे दे देते हैं, या शादी वगैरह के लिए वो ग्राउंड रेंट पे दे दिए जाते हैं, तो वो भी उनकी एक इनकम है। तो ये सारी इनकम आप लोग इकट्ठी करके यहाँ पर लिख दो जी। ग्रांट मिलती है, वो भी इनकम, इनको ही तो मिलती है। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर तो वही है सारे, सैलरियां देते हो, कोई रेंट वगैरह पे कर रहे हो, कोई एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन है, जो इवेंट आपने करवाया है इवेंट के ऊपर आपके कोई एक्सपेंसेस आ गए, कोई सब्सक्रिप्शन मिलनी थी भाग गए लोग नहीं दे रहे, बैड डेट्स, मतलब वो सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट जो आप लोगों ने एसपीएल में पड़ी हुई है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, बिल्कुल वही है।
ये जो हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट में इतनी मेहनत करते हैं वो पीआरसी के लिए नहीं करते, वो मेन यहां पर जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर यहां पर भी हम फाइनल अकाउंट इतनी मेहनत करना शुरू कर दें तो फिर तो काम हो गया, 2 महीने फिर इसी पे लग जाएंगे। तो वहां पर जो आपकी प्रैक्टिस या होती है वो मेन इस मकसद के लिए होती है। ये हमारे पास क्या चीज आ जाएंगे, उसको ए कह दो, इसको क्या कह दो, बी। ए माइनस बी क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट, ए माइनस बी। अगर हम सरप्लस ही सोचते हैं, अच्छी बातें सोचा करें। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल वही चीजें हैं, एडजस्टमेंट भी वही होंगी। ये अक्रूड का प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट में, अक्रूड एक्सपेंस का क्या करना है, एक्सपेंस में प्लस करंट लायबिलिटी में, बिल्कुल वही चीजें जो फाइनल अकाउंट के अंदर हम सीख के आए हैं, वही एडजस्टमेंट यहां पर पॉसिबल है, आ सकती है। वही अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगेगा कि ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड आर पेड। फिर इसका एसओएफपी वही बनता है जैसे, थोड़ा सा फर्क होता है, बस नाम आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट आएगा। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं इसमें, अगर आपके पास कोई नॉन करंट एसेट्स मौजूद, अब मुझे दोबारा से यहां पर नॉन करंट एसेट की लिस्ट तो नहीं लिखनी पड़ेगी ना, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वो सारी चीजें एक दो लिख देते हैं, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर जो भी होंगे, कॉस्ट पे आएंगे, बुक वैल्यू पे आएंगे, बुक वैल्यू पे आएंगे। फिर आपके करंट एसेट्स होंगे जनाब, करंट एसेट्स में क्या स्टॉक हो सकता है, हो सकता है भला किसका, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी तो है ना आपकी, ये वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला स्टॉक है, वैसे एनपीओ का स्टॉक नहीं होता, वैसे एनपीओ का स्टॉक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, या कोई आपने स्टेशनरी खरीदी हुई है वो अनयूज्ड पड़ी है, या आपके कोई मेडिसिन है और आप फ्री में मेडिसिन देते हो जो स्टॉक अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो वो सारे का सारा स्टॉक में आ जाता है। हाँ, इसके रिसीवेबल बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस, इसके रिसीवेबल नहीं होते। अगर हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगी, लेकिन वो जो डेटर्स जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि अगर आप खुद देखिए कि जब भी हम हॉस्पिटल जाएं या यूनिवर्सिटी जाएं, जब वहां पर जो कैफे है ना उसके ऊपर उधार बहुत कम होता है, वहां तो कैश बेसिस पे सारा काम होता है। हम ये तो नहीं कह सकते जी अब हम सैर करने आए हैं एक पार्क में, क्योंकि पार्क भी एनपी होता है, तो जी अभी खाना खुना दे दो, जब अगली दफा आएंगे वो फिर आपको पैसे दे देंगे। तो इसके डेटर्स बहुत कम होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होती है। हाँ, वो डॉक्टर्स वगैरह या उसका उनका हिसाब किताब चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें पेपर में सवाल जब आता है, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज भी होते होंगे, वो तो रिसीवेबल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अक्रूड, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगी, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई प्रीपेड हो सकते हैं, वो बिल्कुल वही लिस्ट, ये पता चल जाएगा कि ये हमारा एसेट है। ये हमारे पास ऊपर आ जाएंगे नॉन करंट एसेट, नीचे आ जाएंगे करंट एसेट, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल एसेट्स। अब चाहो तो 2 कॉलम कर सकते हो, वो जैसे फाइनल अकाउंट में भी किया जाते हैं कि वर्किंग कॉलम में ऐड करके और फिर फाइनल कॉलम में उसकी वैल्यू लिखो। उसके बाद क्या आता है भला, अगली हेडिंग बताएं, मेन हेडिंग, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि इसका तो इक्विटी है ही नहीं, तो हमने इसमें क्या लिखा है, नेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नेट एसेट्स या फंड एंड लायबिलिटीज, फंड एंड, अच्छा पहले फंड ना, अब जितने भी पुराने सवाल होंगे ना वहां पर फंड लिखा होगा,
अब जो नए सवाल होंगे ना उनमें फंड भी 2-3 टाइप के लिखे, क्योंकि अब जो नया स्टैंडर्ड आ गया ना एएस एनपीओ, वो कहता है कि जनाब आप ये भी कैटेगराइज करें कि बताओ ये कौन सा फंड है, क्योंकि फंड रेज भी तो डिफरेंट मकसद के लिए लिए जाते हैं ना जी। हमने बिल्डिंग बनानी है, फंड दें, तो उसका मकसद कोई और हो गया जी। बच्चों के लिए जो डेली बेस पे जो उसके अखराजात हैं खाने पीने के, उनके लिए फंड चाहिए, उनका यूनिफॉर्म खरीदना है उनके लिए फंड चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन के लिए फंड चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई साहब जिस तरह का फंड है उस तरह से आप लिखा करें। तो हमारे सिलेबस में जो नाम है ना फंड्स के, तो एक तो है डिफरेंट फंड के नाम लिखेंगे, फिलहाल हम फंड ही लिख देते हैं। कोई ए फंड हो सकता है, कोई बी हो सकता है, कोई सी हो सकता है। वो सारे फंड कैलकुलेट करके, इसके नाम हम कल पढ़ेंगे, ए बी सी तो नहीं लिखेंगे। एंडोमेंट फंड होता है, एक जर्नल फंड होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, तो वो जिस तरह से गिवन होगा वैसे लिखेंगे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी अगर कोई है तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है, कोई लोन वगैरह अगर ले लिया है। करंट लायबिलिटी क्या होती है जनाब, अकाउंट पेएबल हो सकते हैं, भले कौन से वाले अकाउंट पेएबल हो सकते हैं, वो जो कैफेटेरिया आपका है उसके लिए अगर आपने कोई स्टॉक उधार पे खरीदा हुआ। एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल फंड एंड लायबिलिटीज, और ये किसके बराबर आना चाहिए, टोटल एसेट्स के। ठीक होगी बात। अच्छा, ये पूरा आपके पास अगर आप कहते हो कि जनाब एनपीओ जितना लोगों को मुश्किल लगता है आपको उनसे कम लगे मुश्किल, तो सिर्फ ये चीज है 1 2 3 4, इसके बारे में हमने बताना है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, डोनेशन को कैसे हैंडल करना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को कैसे हैंडल करना है, और मेंबरशिप फीस को, प्लस फंड का, फंड डिफरेंट टाइप्स के फंड को किस तरह से हमने डील करना है। सिर्फ इसको अगर आपने पकड़ लिया, बाकी सारी वही पुरानी बातें हैं जो हमने पीआरसी में पढ़ा है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस गिवन होंगे, प्रीपेड एडवांस इनकम गिवन हो सकती है, वही एडजस्टमेंट गिवन है जी इस साल, वो कहेगा जी बिल रिसीव किया है अभी तक पे नहीं किया, तो क्या करेंगे, पेबल आ जाएगा, एक्सपेंस में भी लिख देंगे, लायबिलिटी में भी लिख देंगे, बाकी सारी की सारी वही चीजें। तो हमने इसको डिस्कस करना है मेन नेक्स्ट क्लास में।